आपका अपना टू दी पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोगों ने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन को पढ़ा है, माइटोसिस, मियोसिस, ब्रैकिमियोसिस और सी माइटोसिस। और अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहले रिकैप्चुलेट कर लेंगे और फिर उससे संबंधित सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो होंगे उसको मैं आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मियोसिस सेल डिवीजन में घटित होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो मियोसिस सेल डिवीजन है उसमें कौन कौन सा इवेंट्स होता है उसको देखिए। एक होता है सिनेप्सिस, दूसरा होता है क्रॉसिंग ओवर, तीसरा जो पॉइंट है काइज़मा फॉर्मेशन, चौथा है टर्मिनलाइजेशन, और इसके अतिरिक्त और क्या होता है, डीकॉन्डेंसेशन। देखिए एक एक करके। सिनेप्सिस किस स्टेज में होता है? सिनेप्सिस के लिए कौन सा है? जाइगोटीन, ये जाइगोटीन में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पैकिटीन में होता है, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर। काइज़मा फॉर्मेशन भी किस में होगा? पैकिटीन में होगा। टर्मिनलाइजेशन का जो प्रोसेस है लेट पैकिटीन में शुरू होता है और लेट डिप्लोटीन में शुरू होता है टर्मिनलाइजेशन और कंप्लीटेड इन डाइकाइनेसिस। तो चूंकि शुरुआत डिप्लोटीन के एंड में होता है और जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस है वो कहाँ होता है? डिप्लोटीन में, डाइकाइनेसिस में होता है। इसलिए टर्मिनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ कंप्लीट होगा? डाइकाइनेसिस में। डीकॉन्डेंसेशन, देखिए डीकॉन्डेंसेशन जो प्रोसेस है वो किस स्टेज में होगा? डिप्लोटीन में, कॉन्डेंस क्रोमोसोम का डीकॉन्डेंसेशन होगा डिप्लोटीन में। उसमें वो भी किस तरह के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा डीकॉन्डेंसेशन का प्रोसेस डिप्लोटीन में? वो है नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स, नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स में डीकॉन्डेंसेशन का प्रोसेस होगा। नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स में कौन कौन सा आएगा? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। इसमें डीकॉन्डेंसेशन होगा डिप्लोटीन में। डीकॉन्डेंसेशन किसका होगा? क्रोमोसोम का डीकॉन्डेंसेशन होगा डिप्लोटीन में। इसके बाद देखिए कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम बेस्ट सीन इन लैम्ब्रस क्रोमोसोम बेस्ट सीन इन, कहाँ देखने को मिलेगा? किस स्टेज में हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम को बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं? तो वो स्टेज कौन सा है? डिप्लोटीन। ये लैम्ब्रस है। एक और जो जेंट क्रोमोसोम है जिसको कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स are best seen in interphase, तो ये दोनों जेंट क्रोमोसोम है और लैम्ब्रस क्रोमोसोम, इन दोनों ही स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है
जो कि वर्टिब्रेट्स, और ये तो खास करके इसमें कैरेनोमस लार्वा में ये पाया जाता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। जब मैं क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अभी सिर्फ जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, खास करके नीट वाले बच्चों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उनसे ये जो कंफ्यूजन होता है कि सिनेप्सिस का प्रोसेस कहाँ होगा, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, काइमा फॉर्मेशन कहाँ होगा, टर्मिनाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पर शुरू होगा, रिकॉम्बिनेंट नोडुल्स कहाँ दिखाई देगा, रिकॉम्बिनेंट नोडुल्स बेस्ट सीन इन किस फेज में दिखेगा ये रिकॉम्बिनेंट नोडुल्स? ये हमको दिखेगा डिप्लोटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेंट नोडुल्स भी हमें दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप एक क्वेश्चन और है, जो जनरली जो मियोसिस सेल डिवीजन है वो कैसे सेल में होता है? जर्म सेल्स में होता है। लेकिन जो हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर organism, in haploid multicellular organism gamete formation takes place by means of dash, किसके द्वारा होगा? माइटोसिस डिवीजन। याद कीजिए ये किसमें हो सकता है? आपने पढ़ा होगा हनी बी कॉलोनी। हनी बी जो है एक सोशल इंसेक्ट है, उसके कॉलोनी में 3 तरीके के मेंबर्स हैं। एक है वर्कर्स, एक है क्वीन और एक है मेल। जो वर्कर्स होती है वो डिप्लॉयड होता है और स्ट्राइल होती है। जो क्वीन है डिप्लॉयड है और फर्टाइल है। ड्रोन्स जो होते हैं हैप्लॉयड होते हैं। और ये जो ड्रोन्स है इसके अंदर जो मेल ड्रोन्स हैप्लॉयड होते हैं हनी बी के कॉलोनी में, और इसके अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है थ्रू माइटोसिस सेल डिवीजन। देखिए ये एक्सेप्शन हो गया। और वह जो ड्रोन्स होता है कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। जो हनी बी क्वीन हनी बी है वो 2 तरीके के अंडे देती है, एक हैप्लॉयड देगी और दूसरा डिप्लॉयड देगा। तो जो हैप्लॉयड से डेवलप करेगा, जिस हैप्लॉयड एक से जो डेवलप करता है वो क्या है? मेल मेंबर है, ड्रोन्स उसको बोलते हैं। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। तो ये माइटोसिस सेल डिवीजन किसमें होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन किसमें होगा? ड्रोन्स। ये ड्रोन्स जो मेल है और कैसा होता है? ये हैप्लॉयड होता है। और इसका जो डेवलपमेंट होता है हैप्लॉयड एक से होता है, और वह जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। ये पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो ये है ड्रोन्स, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होगा। एक चीज और बता दें, क्रॉसिंग ओवर इज द यूनिवर्सल रूल ऑफ मियोसिस, और वह भी किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। क्रॉसिंग ओवर पैकेटिंग स्टेज में होता है, किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये देखिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ये होगा। और इसके अलावा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होंगे वो कौन सा होगा? इंटरनल होगा। बाइवेलेंट में क्या क्या पाया जाता है? बाइवेलेंट में क्या मिलेगा? एक मैटरनल क्रोमोसोम, एक पैटर्नल क्रोमोसोम, और बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देखिए ये है आपका मैटरनल क्रोमोसोम, ये है पैटर्नल क्रोमोसोम, और ये दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
दिस इज द बाइवेलेंट। एक बाइवेलेंट इसको कहते हैं डायड। बाइवेलेंट डायड में ये हो गया। और टेट्राड में क्या होगा कि इसके बाइवेलेंट टेट्राड, देखिए बाइवेलेंट टेट्राड जो है, बाइवेलेंट टेट्राड, देखिए बाइवेलेंट टेट्राड, इसमें क्या होगा कि मैटरनल क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स और पैटर्नल क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स और साफ साफ दिखाई देने लगेगा। ये है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बीच में, तो ये टेट्राड कंडीशन है। ये टेट्राड कंडीशन, ये है मैटरनल क्रोमोसोम, ये है पैटर्नल क्रोमोसोम और ये है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देखिए ये जो हो गया इसको कहते हैं बाइवेलेंट टेट्राड, इसको कहते हैं बाइवेलेंट टेट्राड। ये बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन हो गया। बाइवेलेंट डायड में क्या होगा, कौन कौन से कंपाउंड, पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यह जो कंडीशन होगा किस स्टेज में देखने को मिलेगा, बाइवेलेंट डायड सिनेप्सिस के बाद, जाइगोटीन के बाद किस में आता है, जाइगोटीन डायड में होगा, पेयरिंग होगी, उसमें सिनेप्सिस पेयरिंग हो रही है, तो डायड कंडीशन जाइगोटीन में। लेकिन बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन किस में मिलेगा, ये होगा पैकिटीन में। पैकिटीन में देखिए कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि बाइवेलेंट टेट्राड किस स्टेज में मिलेगा, तो पैकिटीन में। बाइवेलेंट डायड किस स्टेज में मिलेगा, तो वो है आपका सिनेप्सिस जहां होता है, कौन सा प्रोसेस है, सिनेप्सिस जाइगोटीन में, ये जाइगोटीन में होगा। अब इसके अलावा हमने यहाँ पर लिखा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो उस एक्सेप्शन को याद कर लीजिए। देखिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर इज द यूनिवर्सल रूल। क्रॉसिंग ओवर इज द यूनिवर्सल रूल ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। ये मियोसिस सेल डिवीजन का यूनिवर्सल रूल है, क्रॉसिंग ओवर होगा ही होगा। लेकिन दो ऐसे हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, कभी नहीं होता है। इसमें क्या है, मेल ड्रोसोफिला, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। जो दूसरा होगा फीमेल सिल्क मॉथ, इसमें भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो क्रॉसिंग ओवर इज द यूनिवर्सल रूल इन मियोसिस सेल डिवीजन, बट मेल ड्रोसोफिला और सिल्क मॉथ में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं होता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर होता है वो वेरिएशन। एक तो सेल साइकिल का जो सीक्वेंस है, देखिए सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, मियोसिस डिवीजन में क्या क्या होता है, जो अगर सीक्वेंस पूछा जाएगा, G1, उसके बाद आ जाएगा आपका S फेज, उसके बाद आएगा G2, उसके बाद आएगा माइटोटिक फेज। ये है सीक्वेंस G1, S, G2 एंड माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में इसको हम कह सकते हैं, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। G1, S, G2 और M, एक तो ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है G1, S, G2, देन कैरियोकाइनेसिस और देन साइटोकाइनेसिस। ये भी एक हो सकता है साइकिल के तौर पर। देखिए जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल के इवेंट्स हैं ये सेल साइकिल। अब इस सेल साइकिल, जो शॉर्टेस्ट सेल साइकिल जो वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, शॉर्टेस्ट जिसका ड्यूरेशन कम होगा वो होगा एम्फीबियन
एम्ब्रायो। एम्फीबिया का जो एम्ब्रायो होगा उसमें जो सेल साइकिल होता है वो शॉर्टेज ड्यूरेशन का होता है, क्योंकि उसमें G1 और G2 एब्सेंट होता है, ये फेज नहीं पाए जाते हैं उसमें। और वहीं पर अगर ह्यूमन बीइंग का केस है और ह्यूमन बीइंग का जो लिवर सेल है उसका जो सेल साइकिल होगा वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का होगा ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में सेल साइकिल किसका होगा? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का होगा, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। और किसमें होगा ये जो सेल साइकिल का जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगा किसमें होगा? ये होगा लीवर सेल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट कर लिए होंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन हो, मियोसिस सेल डिवीजन हो, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो आप एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। नीट वाले खास करके जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले एग्जाम देने वाले हैं, तो सेल्स डिवीजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर आपने मेरे वीडियो को सही ढंग से देख लिया है तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो आप इसको वीडियो को देखने के बाद आप जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। चलिए, इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि सी वैल्यू में कैसे चेंजेस आते हैं। मैं एक डायग्राम यहां बना रहा हूं, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है जो देखिए, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है। सी वैल्यू में वेरिएशन कैसे होता है, और उस स्केच को देख करके हमें ये पता लगाना है कि वह सेल डिवीजन कैसा सेल डिवीजन हो सकता है। यह एक ग्राफ है, ये है सी वैल्यू, ये है 2C वैल्यू, और यहां पर है ये 4C वैल्यू। ठीक है, देखिए ये 2C वैल्यू, ये डैश लाइन है। आपको ये पता लगाना है कि ये जो डैश लाइन है वो कौन से फेज का एंड होगा। ये फिर डैश लाइन यहां पर भी है, और फिर इसके बाद फिर यहां पर भी डैश लाइन है, और फिर ये जेड यहां पर मैं लिख रहा हूं। तो अब इस सेल डिवीजन को देख करके आप पता लगाइए कि ये कौन सा सेल डिवीजन होगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि 4C था, 2C हो गया, फिर C वैल्यू को बता रहा है। इसका मतलब कि ये जो सेल डिवीजन होगा कैसा होगा? मियोसिस सेल डिवीजन होगा। जो डैश लाइन है वो किस चीज को, ये वेरिएशन इन डीएनए कंटेंट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये कैसा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस सेल डिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर हैप्लॉइड तक C वैल्यू तक आ गया है। अब देखिए, ये जो डैश लाइन है, इस डैश लाइन, जो पहला डैश लाइन है उसमें G फेज, इंटरफेज जब खत्म होता है तो टोटल डीएनए कंटेंट का वैल्यू कितना हो जाता है? 2C से डबल होकर के कितना होगा? 4C हो जाएगा। तो ये है आपका इंटरफेज। ये जो पहला डैश लाइन है दैट इज इंटरफेज, इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूं यहां पर। तो ये इंटरफेज है। जो दूसरा डैश लाइन है वहां पर 2C वैल्यू होता है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो चुका है। होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग नहीं हुए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हुआ है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग कब होगा? जब टेलोफेज पर वो दोनों पहुंच जाएंगे और उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। तो ये कौन सा फेज हो गया? ये जो दूसरा नंबर है डैश लाइन, ये है आपका टेलोफेज 2। ये है टेलोफेज 2। और ये देखिए, ये तीसरा डैश लाइन है यहाँ पर। ये जो तीसरा डैश लाइन है ये क्या कर रहा है? यहाँ पर C वैल्यू 2C जो है C में कन्वर्ट, यानी कि मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड में अब क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो चुका है। अब जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे उसमें दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स थे। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स का डिफरेंशिएशन होगा, सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कब हो जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग? तो ये हो जाएगा ये टेलोफेज 1 होगा,
ये हो जाएगा टेलोफेज 2। और ये जो जेड है ये किस चीज को डिनोट करेगा? यह एक सेल है। कैसा सेल है? हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल को हम क्या कहते हैं? गैमेट्स। ये क्या है? ये गैमेट्स हो गया। तो अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो इससे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन सा सेल डिवीजन है। तो मियोसिस है। जो पहला डैश लाइन है वो क्या है? इंटरफेज है। जो दूसरा डैश लाइन है जो बता रहा है इसका एंड हो चुका है 4C के बाद। अब 4C यहां से डिफ्रेंशिएट होकर के आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी 4C वैल्यू से फिर जो है 2C वैल्यू हो गया, तो किस में हो जाएगा? टेलोफेज 1 में हो जाएगा। और 2C से फिर आ गया टेलोफेज 2 में। तो टेलोफेज 1 में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम। और टेलोफेज 2 में क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ कौन सा फेज होगा? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये जो जेड है ये हैप्लॉइड गैमेट्स है। गैमेट्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं। तो ये सी वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस था कि कैसे हम पहचानेंगे कैसे कैसे सी वैल्यू जो है डिफ्रेंशिएट होता है, कब 4C हो जाता है, कब 2C हो जाएगा और कब C हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है कि हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8 सेल एंड 100 सेल और 128 सेल। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, इसका सॉल्व हम कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं बता रहा हूं कि देखिए नंबर ऑफ माइटोसिस डिवीजन, हाउ मेनी mitosis division required to produce नंबर 1 8 सेल, ये छोटा सा है, और एक दूसरा है 100 सेल। एक और हम लिख सकते हैं यहाँ पर 128 सेल्स। तो अब इसको पता लगाना है। मान लिया 8 सेल है तो आप करके देख लेंगे कि कितना माइटोसिस डिवीजन होगा। एक सेल हो गया तो इससे बन गया 2, 2 से बन गया फिर 4, और ये फिर 4 से बन गया 8। तो ये तो आप करके देख लेंगे क्योंकि ये छोटा है। लेकिन 100 सेल का तो आप कर नहीं पाएंगे ना। 100 सेल में कैसे होगा? 128 सेल में कैसे करेंगे हम? तो देखिए ये कैसे होगा। तो अब इसको काउंट कीजिए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। 7 सेल डिवीजन रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस 8 डॉटर सेल्स। तो ये तो चूंकि कम संख्या था, अगर 4 रहता तो और आसान हो जाता आपको। 4 कहां से? यहीं से। फर्स्ट सेल डिवीजन 1 और 2 ही सेल डिवीजन चाहिए 4 सेल बनने के लिए। लेकिन अगर 100 सेल है, इसका मतलब क्या होगा कि एक रिलेशन आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ माइटोसिस डिवीजन को अगर निकालना है और नंबर ऑफ सेल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ सेल -1, नंबर ऑफ सेल -1, जितना भी सेल दिया हुआ है उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा तो आपका नंबर ऑफ मियोसिस डिवीजन निकल जाएगा। 8 - 1 देखिए कितना आया? 7। और इसको काउंट कीजिए, ये 7 ही आ रहा है। उसी तरह से अगर 100 सेल है तो 100 में से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 99। वहीं पर 128 सेल है तो इसमें से माइनस कीजिए आप 1 तो कितना आएगा? 127। तो 127 सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 128 सेल। तो ये हो गया नंबर ऑफ माइटोसिस डिवीजन। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे? अगर वहीं पर नंबर ऑफ जनरेशन अगर पूछेगा तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ जनरेशन
फाइंड आउट द नंबर ऑफ जनरेशन टू प्रोड्यूस 8 सेल। अगर ये क्वेश्चन हो कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ जनरेशन टू प्रोड्यूस 8 सेल्स, नंबर 1, और नंबर 2 128 सेल्स। चलिए अब इसको कैलकुलेट करना है कितना जनरेशन होगा। अब इसको जनरेशन अगर देखेंगे तो पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, 3 जनरेशन चाहिए 8 सेल के लिए। तो नंबर ऑफ जनरेशन को हम n से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर वैल्यू हम रखते हैं। ये एक जनरेशन में कितना सेल बनता है? एक जनरेशन में 2 सेल बनता है, और नंबर ऑफ जनरेशन को हम n से डिनोट करते हैं और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। अब देखिए ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ जनरेशन के लिए। अब इसका हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे? तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल कितना है? 8 है। अब इसको तोड़िए आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। तो देखिए 2 और 2 दोनों का बेस सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया? n इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ जनरेशन। कितना चाहिए? 3 जनरेशन है। देखिए यहाँ पर 3 जनरेशन है। ये पहला जनरेशन में 2 सेल बना, ये दूसरा जनरेशन है और ये तीसरा जनरेशन है, तो 8 सेल बनेगा। ठीक उसी तरीके से अगर 128 सेल का है, ये क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 128 सेल है, तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 128। 128 को अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना बार में होगा? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64 एंड 64 टू जा 128। कितना जनरेशन हो गया? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो ये अब वैल्यू देखिए निकाल लीजिए, आप आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हो गया? n इज इक्वल टू 7। बेस कट गया, तो 7 जनरेशन चाहिए इसमें। तो नंबर ऑफ जनरेशन अगर निकालना है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ माइटोसिस डिवीजन अगर निकालना है तो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए नंबर ऑफ मियोसिस डिवीजन अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी मियोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4 सेल। फिर लिखिए 100 स्पर्म और फिर लिखिए 100 ओवा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। हाउ मेनी मियोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड to produce number 1 4 cells, number 2 4 sperm, सेल की जगह स्पर्म, 4 स्पर्म, 100 स्पर्म, थर्ड वन 100 ova, and fourth one is 500 zygote। देखिए 4 सेल्स, 4 स्पर्म बनने के लिए कितना, 100 स्पर्म बनाने के लिए कितना, 100 ओवा के लिए कितना होगा, और 4 ओवा के लिए कितना होगा। ये क्वेश्चन और पांचवा 4 ओवा, 4 ओवा बनाने के लिए कितना मियोसिस डिवीजन चाहिए। तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा गैमेटोजेनेसिस।
गैमेटोजेनेसिस किसको कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या है? यह एक हैप्लॉइड सेल है, और ये जो हैप्लॉइड सेल है ये कहाँ बनता है? गोनैड्स में बनते हैं। गोनैड्स दो तरीके का होता है, मेल गोनैड्स और फीमेल गोनैड्स। मेल गोनैड्स को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस, और फीमेल गोनैड्स को हम क्या कहते हैं? ओवरी। तो जो फीमेल गोनैड्स के अंदर जो गैमेट बनता है उसको कहते हैं ओवा, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis। उसी तरीके से मेल गोनैड्स के अंदर क्या बनता है? मेल गैमेट्स बनेगा। मेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्म, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और फिर थोड़ा सा oogenesis के बारे में, ये कॉन्सेप्ट जब बता दूंगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम oogenesis की बात करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे जर्म सेल्स पाए जाते हैं। जर्म सेल्स, जर्मिनल इपिथेलियम भी कहते हैं इसको, जर्म सेल्स। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा तो बहुत सारा सेल ये तादाद बढ़ाएगा, उसी में से एक सेल थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा और बनाएगा क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा, और तब ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें मियोसिस सेकेंड इज लाइक ए इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस सेकेंड, ये हो गया मियोसिस वन। ये मियोसिस वन है, ये मियोसिस सेकेंड है। इस मियोसिस सेकेंड इज द इक्वेशनल डिवीजन। और जब ये बनेगा तो कितना सेल बनेगा? ये 4 बनेंगे। 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एंड ऑल द 4 स्पर्म्स आर फंक्शनल। ये सारे के सारे कितने होंगे? सारे के सारे स्पर्म जो हैं फंक्शनल होते हैं। ये चारों बना, चारों फंक्शनल होगा। उसी तरीके से अगर आप oogenesis की बात करते हैं, oogenesis देखिए, जो oogenesis है इसमें फॉर्मेशन ऑफ एग होगा, और इसमें क्या होगा? इसके अंदर भी जर्मिनल इपिथेलियम सेल है। जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स, इपिथेलियम। इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, संख्या अपना बढ़ाएगा और उसी में से एक मैच्योर कर जाएगा, ग्रोथ इसका ज्यादा हो जाएगा, तो वो बनाएगा प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes, देखिए ये जो प्राइमरी oocytes है इसमें होगा रिडक्शनल डिवीजन। जब रिडक्शनल डिवीजन होगा तो बनाएगा क्या? सेकेंडरी oocytes। और ये सेकेंडरी oocytes में इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि मियोसिस 2 इज द इक्वेशनल डिवीजन, दिस इज द मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन। जब ये मियोसिस 2 होगा तब क्या बनाएगा? इसके अंदर ये बनेगा एग, एक ओवा और 3 ठो बनेगा पोलर बॉडी। ओवा जो है ज्यादा बड़ा होगा और पोलर बॉडी छोटे छोटे होंगे। तो सिर्फ क्रोमोसोम संख्या को मेंटेन करने के लिए यहाँ पोलर बॉडी बनता है, जो डीजनरेट कर जाता है, ये फंक्शनल नहीं है। यानी एक मियोसिस डिवीजन जब होगा तो एक ही फंक्शनल ओवा का फॉर्मेशन होगा। फंक्शनल ओवा कितना बनेगा? एक मियोसिस डिवीजन होगा, 4 सेल बन रहा है, लेकिन एक ही फंक्शनल ओवा बनेगा, और 3 तो पोलर बॉडी बनते हैं, जो कि क्रोमोसोम की संख्या को मेंटेन करने के लिए बनता है, और इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। तो एक ही फंक्शनल ओवा हुआ। लेकिन जब एक बार मियोसिस डिवीजन, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मियोसिस डिवीजन होगा उसमें अगर एक बार होता है तो उससे 4 फंक्शनल स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यानी कि एक बार में 4 स्पर्म बन सकता है एक मियोसिस में, लेकिन ओवा कितना बनता है? 1। तो अब आप देखिए ये क्या है?
4 ओवा, तो 4 ओवा के लिए कितना डिवीजन चाहिए? 4 ही डिवीजन चाहिए। 4 मियोसिस डिवीजन, 4 मियोसिस डिवीजन चाहिए 4 ओवा के लिए, ठीक है। फिर उसी तरीके से 4 स्पर्म के लिए कितना डिवीजन चाहिए? एक बार में कितना बन रहा है? 4 बन रहा है, तो 1 मियोसिस डिवीजन चाहिए, 1 मियोसिस डिवीजन चाहिए। लेकिन 100 स्पर्म के लिए कितना चाहिए? 100/4 कितना बन गया? 25। तो इसमें 25 मियोसिस डिवीजन चाहिए। 100 ओवा के लिए कितना चाहिए? एक डिवीजन में एक फंक्शनल ओवा बनता है, तो 100 ओवा के लिए 100 मियोसिस डिवीजन चाहिए, 100 मियोसिस डिवीजन चाहिए। अब देखिए 500 जाइगोट है, जाइगोट किससे बनेगा? 500 जाइगोट के लिए हमें चाहिए 500 स्पर्म, 500 स्पर्म प्लस 500 ओवा, ठीक है। तो ये जो 500 ओवा है, तो इसके लिए तो 500 मियोसिस डिवीजन हो गया, लेकिन ये 500 स्पर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 125। 125 और 100, सॉरी ये 500 ओवा, तो ये 500 ही डिवीजन चाहिए। 125 प्लस 500 कितना हो गया? 625 meiosis division required. Meiosis division required to produce 500 जाइगोट। इसका एक फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ जाइगोट अगर निकालना है, नंबर ऑफ मियोसिस डिवीजन इन जाइगोट, तो क्या होगा? n + n/4। तो n कितना है? 500 + 500/4, तो 500 + 125 is equal to 625. This is the meiosis division required to produce 500 जाइगोट। तो ये इससे रिलेटेड हो गया। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, उसको देखिए कि अगर कोई प्लांट है, उसके रूट टिप सेल में अगर 24 क्रोमोसोम है, तो उसके शूट टिप सेल में कितने पाए जाएंगे? दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि उसके एंटीपोडल सेल्स में कितने पाए जाएंगे। तीसरा होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, और सिनर्जिड्स में कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन और आप लिख लीजिए। इफ ए रूट टिप सेल कंटेन्स 24 क्रोमोसोम, ये क्वेश्चन देखिए, ए रूट टिप cell contains 24 chromosome, 24 chromosome, then find out the number of क्रोमोसोम्स इन, पहला लिखिए फर्स्ट जो सूट टिप सेल्स, ये सूट टिप सेल्स, ठीक है। दूसरा है एग, तीसरा है सिनर्जिड्स, चौथा है सेकेंडरी न्यूक्लियस। देखिए, तो ये सब, एक तो सूट टिप सेल्स, अगर कोई प्लांट है, ये प्लांट है, ये इसका रूट है, और रूट के टिप पर जो सेल होगा, और ये सूट का टिप है, ये ब्रांचेस हो गए इसके, ये सूट टिप है, ये सूट टिप और ये है रूट टिप। तो ये रूट टिप या सूट टिप सेल जो होता है, वो कैसा होता है? सोमेटिक सेल है, और सोमेटिक सेल है तो इसका क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 2n होगा। तो अगर ये रूट टिप सेल्स कंटेन 24 का मतलब कितना हो गया? 2n नंबर, तो 2n इज इक्वल टू कितना हो गया? 24। तो देखिए यहाँ पर जो रूट का है वही सूट भी क्या है? सोमेटिक सेल्स है, तो इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? सूट टिप्स में भी कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। लेकिन एक सिनर्जिड्स और सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको जानने के लिए आपका इम्ब्रायो सैक
जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रायो सैक है उसमें कितने तरीके के सेल्स पाए जाते हैं? देखिए उसमें 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। ये 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रायो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। ये है आपका, ये यहां पर एक होता है एक सेल और इसके अगल बगल होते हैं सिनर्जिड्स। ये होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये इस एंड पर ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। तो ये हैं आपके एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये एम्ब्रायो सैक है। ये है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये है एग, ये है एग, और इसके अगल बगल 2 होते हैं सिनर्जिड्स, इसको कहते हैं सिनर्जिड्स। अब देखिए ये सब ही हैप्लॉइड है, एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड होता है, एग भी हैप्लॉइड होता है, सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड होता है, जबकि सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है डिप्लॉइड। तो एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड, n नंबर होगा इसमें क्रोमोसोम। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। एग क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। सिनर्जिड्स भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर 24 क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है। ये जो 24 क्रोमोसोम नंबर है ये डिप्लॉइड कंडीशन है। रूट टिप सेल्स, सोमैटिक सेल्स है, ये डिप्लॉइड है 24। तो n का वैल्यू कितना होगा? 12। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एंटीपोडल सेल है तो उसमें हैप्लॉइड है तो कितना होगा इसमें? 12 होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस चूंकि 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करता है, 2 सेल फ्यूज करके ये बनाता है, तो ये डिप्लॉइड है तो इसमें कितना हो जाएगा? 24। एक भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है तो इसमें कितना होगा? 12। उसी तरह से सिनर्जिड्स हैप्लॉइड है तो इसमें कितना हो जाएगा? 12। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन से संबंधित। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप अब क्वेश्चन बनाने के लिए बैठेंगे, खास करके नीट के बच्चों के लिए तो मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपने पूरा माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन को सही ढंग से पढ़ा है, लेक्चर को नोट किया है अपने कॉपी पर और 2-4 बार उसे देख लिया होगा, तो सेल साइकिल से रिलेटेड और सेल डिवीजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा नीट में नहीं छूटेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।